Hello everyone, I hope you all are doing great. In this lecture of forensic anthropology, we will learn about different theories of human evolution. To begin with, we have this theory of special creation. ठीक है, स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी दी थी फादर सोरेज ने, एंड दिस ईयर माइट नॉट बी ऑफ utmost importance, बट फिर भी देख लेना. एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे, इस थ्योरी का ये मानना था, वो कहीं ना कहीं किसी डिवाइन पावर की क्रिएशन थी, मतलब कि कोई ऑल माइटी, कोई डीटी ने ये पूरे अर्थ को, पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया था सिर्फ 6 डेज में. दिस इज़ व्हाट दिस थ्योरी यूज टू बिलीव. ये थ्योरी प्योरली मैथोलॉजिकल बिलीव्स पे बेस्ड है. किसी मैन्यूस्क्रिप्ट में या किसी होली लिटरेचर टेक्स्ट बुक में ये थ्योरी में भी मिल सकती है. मिडिल 19th सेंचुरी में दिस थ्योरी वॉज बीइंग फॉलोड एंड ये सब लोग उस समय बिलीव करते थे. हाउएवर इस थ्योरी का कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है कि 6 दिनों में पूरे यूनिवर्स को ऑलमाइटी ने क्रिएट कर दिया. ठीक है. दूसरी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी या फिर द पैंसपर्मिया. कोई एक स्पोर था एंड वो कहीं यूनिवर्स से, किसी दूसरे प्लैनेट से आकर हमारे अर्थ पे गिरता है. दिस वॉज द रीजन बिहाइंड द ओरिजिनेशन ऑफ एंटायर लाइफ. अब इस थ्योरी का ये मानना था. लेट अस हैव अ लुक हियर. क्या बोल रहा है लाइफ जो है, देखो कॉस्मोस यानी कि कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि जो हर जगह प्रेजेंट होता है, विच इज़ समथिंग विच इज़ यूनिवर्सली प्रेजेंट. सो लाइफ इट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द कॉस्मोस, और वो एक रेजिस्टेंट स्पोर के फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसा कि हमने अभी इमेज में देखा. अब ये स्पोर्स जो होते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह उन्हें माना गया था इस थ्योरी में, जिसको हम कॉस्मोजुआ भी बोलते हैं. जुआ मतलब कि जो चीज़ जनरेट करे, जैसे स्पर्मेटोजुआ, है ना, इस तरह से होता है. तो वैसे ही तो स्पोर्स जो भी थे वो समहाउ डस्ट वस्ट के साथ मिलके कहीं ना कहीं अर्थ पे आ गए. क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, इसलिए उन्होंने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जनरेट कर दिया. ये अपनी पैंसपर्मिया या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी मानती थी. ठीक. अब अगली थ्योरी देखते हैं, जो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर ए बायोजेनेसिस थ्योरी. ए बायोटेक ऐसे कंपोनेंट जिनमें लाइफ नहीं है, विच आर नॉन लिविंग. जेनेसिस मतलब कि टू जनरेट, टू गिव राइज टू समथिंग. तो वैसी अब यहाँ पे ए बायोजेनेसिस में ये कहा जा रहा था कि कोई नॉन लिविंग चीज़ थी, और नॉन लिविंग चीज़ों के थ्रू ही लिविंग चीज़ों का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिनेशन हुआ. हम वहाँ से ही कहीं ना कहीं आए हैं. ठीक है. अब कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए, जैसे बोला गया कि वॉर्म्स जो हैं वो मैन्योर से आए हुए हैं, क्योंकि मैन्योर में ज़्यादातर में जैसे मर्ड हो गया, ये सब जगह भी वॉर्म देखने को मिलते हैं, बट इट डजंट मीन कि उनका ओरिजिन पॉइंट ही वो है. उसके बाद इंसेक्ट. इंसेक्ट का ओरिजिन माना गया ड्यू ड्रॉप्स को, जो ओस की बूंदें होती हैं. देन सड़ा हुआ लाइम हो गया, ड्राई वुड हो गया, स्वेट, मीट, ये सबको इंसेक्ट का ओरिजिन पॉइंट माना गया. देयर आर हाई चांसेस कि क्या होता है, जब भी कोई चीज़ डिकम्पोज हो रही होती है, पीस ऑफ मीट और समथिंग, वहाँ पे मैगट्स और ये सब आ जाते हैं. समवन माइट हैव ऑब्जर्व्ड इट एंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू उस रोटेन चीज़ से ही इनका ओरिजिन हुआ है, जबकि एक्चुअली ये उसे कंज्यूम करते रहे होंगे एंड उन्हें लगा कि वहाँ से ओरिजिन हुआ है. दिस इज़ व्हाट आई थिंक, मे बी ऐसा हो सकता है. देन फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स, जिनका ओरिजिन स्लाइम माना जाता है. उसके बाद टोड, स्नेक, माइस, जिसको मर्ड ऑफ नाइल, रिवर नाइल की मिट्टी से टोड, स्नेक एंड माइस आए हैं, ये भी माना जाता है. इनके बिलीवर्स जो थे वो थे एरिस्टोटल, थेल्स, प्लाटो, वॉन हेलमेंट. ठीक है. ये 17th सेंचुरी के अराउंड था, बट इसको बहुत से लोग इस थ्योरी को डिसप्रूव भी करते थे, नहीं मानते थे, लाइक फ्रेंसियो, रेडी, स्पेलेंजिया एंड लुइस पाश्चर. लुइस पाश्चर ने तो एक अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट भी किया था, दैट इज़ दी स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, टू डिसअप्रूव दिस थ्योरी. उन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसमें ये माना गया था कि पूरी चीज़ें, जो भी लाइफ है अपनी, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे बायोटिक कंपोनेंट से, लिविंग कंपोनेंट से ओरिजिनेट होती है, ना कि किसी नॉन लिविंग कंपोनेंट से, एज इट वाज बिलीव्ड इन द ए बायोजेनेसिस थ्योरी. ठीक है. तो लुइस पाश्चर ने दिया एक एक्सपेरिमेंट विच वॉज दिस वन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट. क्यों नाम पड़ा है ऐसा इसका? बिकॉज ये जो फ्लास्क यहाँ पे यूज़ हुआ है ना, इट समवॉट लुक लाइक दी स्वान्स नेक, नेक ऑफ दी स्वान. उन्होंने पहले एक ब्रॉथ ले लिया. ठीक है. एक सिंपल सा इस तरह का एक्सपेरिमेंटल अपारेटस में ब्रॉथ ले लिया ना. व्हाट इज़ ब्रॉथ? कोई भी न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड. न्यूट्रिएंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है. हो सकता है कि चिकन का स्टॉक वहाँ पे यूज़ हुआ हो, है ना, पोर्क हो सकता है, बीफ हो सकता है, कोई चीज़ का भी स्टॉक ले लिया. बेसिकली उनका मतलब एम ये था टू प्रोवाइड अ मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब उसमें कुछ भी हम ब्रोथ यूज़ कर सकते हैं, और ईस्ट भी हो सकता है, या
फिर इस ब्रॉथ को हीट कर लिया। अब जो भी प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स रहे होंगे उसमें वो किल हो गए कहीं ना कहीं, ठीक है। फर्स्ट केस में ब्रॉथ में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया वो कहीं ना कहीं बाहर से ही आया, क्योंकि क्या हुआ, इसे हीट कर दिया गया, अच्छे से हीट किल कर दिया गया कुछ भी किसी भी तरह के प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स को। तो अब अगर इसमें कुछ भी आता है तो वो कहीं ना कहीं बाहर से ही आया है, ये बहुत ऑब्वियस है ना। कहीं कोई चीज़ ऐसे ही नॉन लिविंग कंपोनेंट से नहीं बनी है। फिर अब ये किया गया कि इस ब्रॉथ में स्वान नेक फ्लास्क लगी हुई थी, पहले से लगे रहने दिया, डिकंटामिनेट कर दिया उस फ्लास्क को प्रॉपरली। एंड जब उसे ऐसे ही एयर में छोड़ा गया, इट वाज ऑब्जर्व कि यहाँ पे कोई भी माइक्रोबाइडल ग्रोथ नहीं हुई थी। नाउ व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न बिहाइंड इट? द प्रेजेंस ऑफ डिकंटामिनेटेड स्वान नेक, जिसने कुछ भी बाहर के ऑर्गेनिज्म को अंदर आने ही नहीं दिया। तो अब यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ भी नए ऑर्गेनिज्म हमें देखने को नहीं मिले वाइल कैरिंग आउट दी एक्सपेरिमेंट। अब अगले केस में क्या होता है, ये ब्रॉथ को लिया जाता है, अगेन हीट कर दिया जाता है, बट इस समय हमने या लुईस पाश्चर ने उस प्रॉपर फ्लास्क को, उस स्वान नेक को रिमूव कर दिया। नाउ ड्यू टू रिमूवल ऑफ दिस स्वान नेक क्या होता है, दी मैटर गॉट एक्सपोज्ड इन द एयर एंड नाउ इट इज फ्री फॉर ऑल दी माइक्रोबाइडल इंटरेक्शंस। अब जो भी माइक्रोब्स हैं एयरबॉर्न पार्टिकल से फ्रीली आएंगे और इसमें जो भी मीट या व्हाट्सएवर प्रेजेंट है उससे आकर इंटरेक्ट करेंगे। नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी हैवी ग्रोथ ऑफ न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिससे कहीं ना कहीं ये प्रूव हो गया कि अब ऊपर वाले से क्या प्रूव हुआ, टोटल डिकंटामिनेटेड था, बंद था, कुछ नहीं था, नॉन लिविंग मैटर प्रेजेंट था, स्टिल कोई ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई। मतलब कि लाइफ नॉन लिविंग कंपोनेंट से नहीं ओरिजिनेट करती, बट दूसरे लिविंग कंपोनेंट से ओरिजिनेट करती है। लेट मी रिपीट दिस अगेन फॉर यू, लाइफ डज नॉट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग कंपोनेंट, बट इट डज एग्जिस्ट फ्रॉम दी, या इट डज ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी लिविंग कंपोनेंट्स द वे इट हैपेंड इन दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे लिविंग कंपोनेंट से उसमें से न्यू लिविंग कंपोनेंट अराइज हो गए। तो ये थ्योरी जो थी पूरी तरह से ये बायोजेनेसिस थ्योरी को डिस्प्रूव करती है। अगली थ्योरी है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। इस थ्योरी का ये मानना था कि इसके अंदर ऐसे तो बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, ठीक है। डार्विन की थ्योरी आ जाती है, हेल्डन ओपेरन और यूरी मिलर, इन सब का कलेक्टिवली कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अलग 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 थ्योरी अलग अलग मतलब चीज़ें बातें बोल रही होती हैं। एंड हम यहाँ पे प्राइमरीली डिस्कस करने वाले हैं डार्विन, हेल्डन ओपेरन, यूरी मिलर वाला। यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट जो हमने पहले 11th-12th में पढ़ा था, वो ये उस थ्योरी की बात हो रही है। तो ओरिजिन जो हुआ है लाइफ का वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक कंपोनेंट से हुआ है, इस थ्योरी का ये मानना था। जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म थे दे मस्ट हैव अराइज्ड फ्रॉम सम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, एंड हाँ वन मोर थिंग, लुक एट दिस पैराग्राफ, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म इवॉल्व स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, जो पुराने ऑर्गेनिज्म थे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूकैरियोट्स जो हुए, उनके पहले जो प्रोकैरियोट्स हुए, वो सब कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक मैटर का रिजल्ट थे, इनऑर्गेनिक मैटर से इवॉल्व हुए थे, क्योंकि बहुत सारे फिजिकल फोर्सेस केम इनटू पिक्चर, जैसे कि यूवी रेडिएशंस आ गई, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स होने लगे, बहुत तेज़ लाइटिंग होने लगी, ये सब कुछ हुआ जिसकी वजह से लाइफ ओरिजिनेट हुई। देखते हैं क्या था ये एक्सपेरिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओपेरन एंड हेल्डन ने ये कहा था कि लाइफ तो ऑर्गेनिक मैटर से आई है, बट प्रॉब्लम उनके साथ बस इतनी सी थी कि दे फेल टू प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर इट। अगर आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट से लाइफ आई है तो यू हैव टू प्रूव इट इन ऑर्डर टू मेक इट अ थ्योरी, इन ऑर्डर टू लेट पीपल बिलीव इन योर कॉन्सेप्ट, बट दे फेल टू डू इट। फिर वहाँ पे बैकअप में आते हैं टू प्रोवाइड सपोर्ट यूरी एंड मिलर। यूरी एंड मिलर ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ भाई, लाइफ तो ऑर्गेनिक मैटर से ही आई हुई है। जो थ्योरी उन्होंने दी थी उसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। अब ये केमिकल एवोल्यूशन क्यों कही गई, क्या था, ये सब हमें पता चलेगा जब हम इस थ्योरी को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उनका ये मानना था कि जो पहले जो लाइफ फॉर्म थी ना, प्रिमिटिव एक एनवायरनमेंट कहना चाहिए जो था, इट वाज रिड्यूसिंग इन नेचर। मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, पहले के जो अर्थ के एनवायरनमेंट था वहाँ की बात हो रही है, बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, कॉन्स्टेंट वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे होते थे, लाइटनिंग्स हो रही होती थी। अब चूंकि पता चल चुका कि इन्वायरमेंट कुछ इस तरह का था,
तो दे मेड श्योर कि ऐसा एक इन्वायरमेंट वो लैब में क्रिएट करें। एंड लैब में क्रिएट किया गया ऐसा इन्वायरमेंट जो एक बहुत ही बड़े एक्सपेरिमेंट की जननी बना, दैट इज़ यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट। क्या हुआ, एक इस तरह का सेटअप ले लिया गया। उस सेटअप में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए गए। इलेक्ट्रोड में बहुत ज़्यादा स्पार्किंग थी, क्यों? क्योंकि हमें एक वैसा ही इन्वायरमेंट चाहिए था जैसा पहले था, है ना? स्पार्किंग क्या इंडिकेट करती है कि उस टाइम बहुत तेज़ लाइटनिंग भी थी। तो ये इस तरह से हमने जो चीज़ें वहाँ नेचुरली हो रही थी उसे आर्टिफिशियली क्रिएट कर लिया यूरी मिलर ने, हमने नहीं। फिर वैक्यूम पम्प की मदद से पूरे ऑक्सीजन को इस सेटअप से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग था उस टाइम का। ठीक है, दिस वर द गैसेस दैट वर प्रेजेंट हियर इन दिस apparatus। फिर उसके बाद यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लिया गया, वाटर को कॉन्स्टेंटली बॉईल किया। ओके, एंड द रेशियो वॉज 2:1:2। टू यानी मीथेन था, 1 रेशियो में अपना अमोनिया रखा गया, एंड जो हाइड्रोजन था वो भी 2 के रेशियो में ही रखा गया। ठीक है, वाटर को बॉईल किया गया कॉन्स्टेंटली, हीट करते गए जब तक कि वो वेपर में नहीं कन्वर्ट हो गया। फिर वो वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर से कन्वर्ट होके यहाँ फ्लास्क में चला गया। जो भी है ये सेटअप वहाँ पे चला गया। इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया, क्योंकि अभी मैंने बताया उस समय बहुत ज़्यादा ही प्रिमिटिव अर्थ में हाई टेम्परेचर हुआ करता था। फिर कंडेंसर अब यहाँ पे आता है, कंडेंसर कम्स इनटू प्ले। ये जो था वाटर का वेपर यहाँ चला गया, अब वो कंडेंस हो जाएगा यहाँ पे जाके। व्हाट इज़ कंडेंसर, व्हाट डज इट डू? कंडेंसेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे वाटर वेपर का कन्वर्जन दोबारा वाटर में हो जाता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ एवापोरेशन, जहाँ पे पानी वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है, ऊपर चला जाता है, जस्ट उसका कुछ अपोजिट है कंडेंसेशन का प्रोसेस। यहाँ से वाटर इनलेट से ठंडा पानी भेजा गया एंड यहाँ से हॉट वाटर आउट होता चला जा रहा था। ठीक है, कंडेंसेशन हुआ, दोबारा से जो भी वेपर थे वो वाटर में कन्वर्ट हुए, यहाँ से सारा पानी नीचे ट्रैप हो गया। ठीक है, नीचे स्टैगनेंट होता चला गया। ओके, हर चीज़ यहाँ नीचे सेटल होती चली गई। इस एक्सपेरिमेंट को कुछ टाइम दिया गया ताकि ये पूरा हो सके, और उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन की गई। ऑब्जर्वेशन में क्या पाया गया कि यहाँ पे अमीनो एसिड जैसी चीज़ें बन रही हैं, फॉर्म हो रही हैं, जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स वो सब एक्यूमुलेट हो रहे थे। ठीक है, और अमीनो एसिड्स किस चीज़ को राइज देता है? प्रोटीन को, जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड्स को आपका डीएनए हो गया, आपका आरएनए हो गया, ये सब कुछ प्रेजेंट है। फैट वैट ये सब कंपोनेंट हो गए, ये सब से ही तो हमारी बॉडी बनती है ना। तो ये सब चीज़ को जो मद्देनज़र में रखते हुए ये चीज़ कंक्लूड की गई कि हाँ भाई, लाइफ तो हो ना हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ही ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि ये रहे आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और उसी तरह का टेम्परेचर जो दिया गया, विच वॉज देयर इन दी प्रिमिटिव एनवायरनमेंट। सो अगर ये लेक्चर नहीं समझ आया, फिर से वॉच इट अगेन, वॉच द एंटायर थिंग अगेन। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने दिया था। एंड ये था एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दे दिया गया कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट से आई थी, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन फिजिकल फैक्टर जो कि उस समय प्रेजेंट थे वहाँ पे। ठीक है, एंड डार्विन का एक्सपेरिमेंट वी ऑल नो द, it wasn't an experiment but more of an observation। the natural selection theory, the survival of fittest जिसकी बात हुई थी कि जो सबसे ज़्यादा फिट है वो ही सर्वाइव कर जाता है एंड तक, बाकी who fail to survive get eradicated by the environment। environment उनको रखता ही नहीं, नेचर उनको रखता ही नहीं। who fail to survive, जो कि circumstances के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप you have understood the entire theories very precisely। I have explained the theories and do comment your views below। Thank you so much and keep watching the lecture।